सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डबल इंजन की सरकार को कान पकड़कर उल्टा लटका दिया है। जी हां, वैसे तो देश के गृह मंत्री किसी भाषण में कह रहे थे कि दंगाइयों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। हालांकि ये बात संभव नहीं है, क्योंकि कथित रूप से अपनों को कौन लटकाता है भाई, वो भी जब अपना अपना ही काम कर रहा हो। मगर चीफ जस्टिस ने डबल इंजन को लगातार इतने तमाचे मारे हैं कि गाल लाल हो गया है। जी हां, डबल इंजन के ड्राइवरों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस सुप्रीम कोर्ट में रंजन गोगोई जैसे चीफ जस्टिस रहे, वहीं कोई ऐसा चीफ जस्टिस आएगा जो डबल इंजन की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देगा। जी हां, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जिस तरह के आदेश और जैसा एक्शन लिया है, वो वाकई दिल्ली वालों की नींद उड़ाने वाला है। पूरा मामला बेहद आसान भाषा में आपको बताएंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे कि सैकड़ों आग लगाने वालों के बीच एक आग बुझाने वाला उम्मीद की किरण कैसे बन जाता है। जी हां, हम बात करेंगे इनकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुखी मन से अपने राज्य की जनता के नाम एक संदेश भेजा है, उस पर भी बात करेंगे। वहीं कल से न्यूज क्लिक को लेकर खूब चर्चा हो रही है। संसद से लेकर गोदी मीडिया तक हर जगह हवाई आरोप लगाते हुए देशद्रोही बताया जा रहा है। अब गोदी मीडिया और बीजेपी के लोग किसी को देशद्रोही बता दें, धर्म विरोधी बता दें, तो आगे की बात आप समझ ही जाते हैं कि वो क्या हो सकता है। मगर न्यूज क्लिक ने इस पर अपना जवाब दिया है, उस पर भी बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई सालों से देश में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जनता के बीच असंतोष और निराशा की भावना तेजी से बढ़ रही थी, मगर पिछले कुछ ही महीनों में स्थितियां पलटती हुई नजर आई है। खासकर जब से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर ये साहब बैठे हैं, अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होने लगा है कि कम से कम एक संस्था तो बची है जहां से न्याय और संविधान सम्मत कार्यवाही की उम्मीद की जा सकती है। देश का एक राज्य है मणिपुर, जो पिछले 3.5 महीने से जल रहा है, अभी भी जल रहा है। हाल फिलहाल में कई लोगों के मारे जाने की खबर आई है और बहुत सारे हथियारों को लूटे जाने की खबर आई है। मगर दुनिया के इतिहास को पलटते हुए देश के प्रधानमंत्री मणिपुर से कोसों दूर भागते रहे हैं। अब तक जिनके बारे में कहा जाता था कि बहुत बोलते हैं, हद से ज्यादा बोलते हैं, गैर जरूरी मुद्दों पर भी बोलते हैं, जहां बोलने की जरूरत नहीं भी होती है वहां भी बलभर बोलते हैं। मगर अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि असली मुद्दों पर नहीं बोलना है, इसीलिए बेकार के मुद्दों पर बोलकर वहां की कमी पूरी करने की कोशिश की जाती है। मगर सवाल यह है कि क्या अंड बंड मुद्दों पर बोलने से असली मुद्दे गायब हो जाएंगे, छिप जाएंगे, उनका सवाल खत्म हो जाएगा? मणिपुर को लेकर भाजपा की डबल इंजन की सरकारों का रवैया कैसा रहा है, यह आप सबने देखा है। स्थिति यहां तक रही कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम तक नहीं ले पाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप एक्शन लीजिए अन्यथा हम लेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नफरती गैंग के लोगों ने गरियाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि मणिपुर के पुलिस मुखिया सुप्रीम कोर्ट में आए और पूरा ब्यौरा दें। आनंद फानंद में पता चला कि भाजपा सरकार ने मणिपुर के कई मामलों की जांच सीबीआई से कराने की बात कही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मणिपुर में जितनी ज्यादा घटनाएं हुई हैं उन सभी की जांच सीबीआई को देना असंभव है, सीबीआई इतनी सारी जांच नहीं कर पाएगी। वहीं चीफ जस्टिस ने पिछले दिनों यह भी कहा था कि सरकार एक्शन ले वरना हम एक्शन लेंगे, और वो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के शासन में विश्वास की भावना बहाल करने और विश्वास की भावना पैदा करने के लिए मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में कई निर्देश पारित करेगा। कोर्ट ने कहा कि वो मानवीय प्रकृति के विविध पहलुओं को देखने के लिए हाई कोर्ट की 3 पूर्व महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित करेगी, और यह समिति व्यापक आधार वाली समिति होगी जो कि राहत, उपचारात्मक उपाय, पुनर्वास उपाय, घरों और पूजा स्थलों की बहाली सहित कई चीजों को देखेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति में जिन लोगों को रखा है जरा उनको जान लीजिए। इस समिति की अध्यक्षता जस्टिस गीता मित्तल, जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही हैं, जस्टिस शालिनी जोशी, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही हैं, और जस्टिस आशा मिलन, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही हैं। ये लोग करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से मणिपुर की जांच को निष्पक्ष और सिस्टमैटिक रखने की कोशिश की है, ये देख लीजिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने यौन हिंसा से संबंधित 11 एफआईआर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। तो ठीक है, सीबीआई इसकी जांच करे, लेकिन इसमें अन्य राज्यों से लिए गए एसपी नहीं तो कम से कम डिप्टी एसपी रैंक के 5 अधिकारी शामिल होंगे, ताकि विश्वास की भावना और निष्पक्षता का भाव बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सभी अधिकारी जो अन्य राज्यों से लिए जाएंगे ये सीबीआई के ढांचे के भीतर ही काम करेंगे, लेकिन सिर्फ सीबीआई ही काम नहीं करेगी। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई की जांच की निगरानी के लिए एक अधिकारी नियुक्त करके सुरक्षा की एक और परत जोड़ी जाएगी, जो न्यायालय को वापस रिपोर्ट करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपको सीबीआई से कुछ मामलों की जांच करवानी है तो करवाइए, लेकिन उस जांच में अन्य
अन्य राज्यों के कुछ अधिकारी भी शामिल होंगे और उस पूरी जांच की निगरानी एक अन्य अधिकारी नियुक्त करके करवाई जाएगी, जो कि सीधे न्यायालय को रिपोर्ट करेगा। वहीं राज्य ने कहा है कि सीबीआई को सौंपे जाने वाले मामलों के अलावा जो केसेस बचे हैं उनकी जांच के लिए राज्य 42 एसआईटी गठित करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन एसआईटी के लिए वो अन्य राज्य पुलिस बलों से कम एक इंस्पेक्टर को शामिल करने का आदेश देगा। यानी कि बीजेपी सरकार जो भी एसआईटी बनाएगी मणिपुर की घटनाओं की जांच के लिए, उन सभी एसआईटी में दूसरे राज्यों से कम एक पुलिस इंस्पेक्टर शामिल करवाया जाएगा। इसके अलावा राज्य की जो एसआईटी बनेगी उसकी निगरानी 6 डीआईजी रैंक के अधिकारियों द्वारा करवाई जाएगी, जो मणिपुर के राज्य से बाहर होंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा प्लान कर लिया है कि किस तरीके से मणिपुर की सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच करनी है, जिस जांच पर कोई उंगली ना उठा सके और वहां के लोगों को न्याय मिल सके। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मणिपुर हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पिछले सप्ताह पारित आदेश के अनुसार मणिपुर के डीजीपी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हों, ऐसा कहा गया था। पिछली बार जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि पुलिस की जांच बहुत धीमी चल रही है, घटनाओं के कई दिनों बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और गिरफ्तारियां बहुत ही कम हुई हैं। विमेन इन गवर्नेंस इंडिया संगठन की ओर से पेश वकील वृंदा गौर ने बताया कि ज्यादातर एफआईआर इंफाल में दर्ज की गई है। पीड़ित अन्य न्याय क्षेत्रों में भी रहते हैं और उनमें से कुछ राहत शिविरों में भी हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि आगे की हिंसा को फैलने से रोकने के लिए उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। उन्होंने रिटायर्ड महिला न्यायाधीशों वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन के संबंध में स्वयं अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर, निजाम पासा और शोभा गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए कुछ सुझाव भी पढ़े, जो अदालत की आंख और कान के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विशेष जांच दल में मणिपुर राज्य के बाहर से बेदाग रिकॉर्ड वाली महिला अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। जय सिंह ने भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए तहसीन पूनावाला मामले में 2018 में पारित निर्देश को लागू करने का भी न्यायालय से आग्रह किया है। मणिपुर को लेकर जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया है और भाजपा की डबल इंजन को टाइट करने का काम किया है, हर तरीके से जांच में अलग से अधिकारियों को लगाने की बात कही है, अलग अलग राज्यों से अधिकारियों को लगाने की बात कही है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मणिपुर के मामले में बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब जरा एक अच्छी खबर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर यह है योगिता भयाना। हमने अपने वीडियोज में कई बार इनके कार्यों को शामिल किया है। देश के किसी भी हिस्से में महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं के खिलाफ ये लड़ती हुई दिखाई देती हैं। पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने और उनकी लड़ाई लड़ने का काम इन्होंने लगातार किया है और लगातार कर रही है। पिछले दिनों हरियाणा में क्या क्या हुआ ये तो आप सब जानते ही हैं। इसी बीच गुड़गांव जिले में कल्लू मियां के दुकान को जलाकर राख कर दिया गया। किसने किया ये भी आप सब जानते हैं। जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो योगिता भयाना से देखा नहीं गया और उन्होंने आगे बढ़कर मुस्लिम बुजुर्ग की मदद की और नई दुकान खुलवाई है। नई दुकान की वीडियो शेयर करते हुए योगिता भयाना ने लिखा है कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन दंगइयों ने उनकी दुकान जलाई है वो कान खोलकर सुन लें, जलाने वाले कुछ हैं और मदद करने वाले लाखों की संख्या में हैं और जो किसी का घर जलाए वो हिंदू नहीं हो सकता, वो हिंदू के नाम पर धब्बा है। कल संसद में भाजपा के एक सांसद ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर का हवाला देते हुए जोर जोर से चिल्लाकर पता नहीं क्या क्या आरोप लगा दिए। न्यूज क्लिक नाम की एक वेबसाइट पर उन्होंने देशद्रोही होने का ठप्पा तक लगा दिया। मगर आप सभी को एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जिसके बारे में भी कोई आरोप लगाया जाए एक बार उसके कामों को जरूर देखिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि न्यूज क्लिक भारत विरोधी काम करता है और उसके लिए चीन से पैसे लेता है, जबकि हकीकत कुछ और नजर आती है। आप न्यूज क्लिक की वेबसाइट और वीडियोस को जाकर देखिए, ध्यान से देखिए। उन्हें देखकर आपको पता चलेगा कि क्या देश की असल स्थिति सामने रखना देश विरोधी कार्य होता है, क्या गरीबी पर बात करना देश विरोधी कार्य होता है, क्या महंगाई की समस्या पर प्रकाश डालना देश विरोधी कार्य होता है, क्या किसानों की आवाज बनना देश विरोधी होता है, क्या छात्रों की मांगों को आगे बढ़ाना देश विरोधी कार्य होता है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर है उसमें कहीं भी स्पष्ट रूप से ऐसी बात नहीं लिखती है कि न्यूज क्लिक कोई भी देश विरोधी कार्य करने के लिए किसी से पैसा लेता है या फिर न्यूज क्लिक ने कोई ऐसा देश विरोधी कार्य किया है। मगर चूंकि मुंह उठाकर आरोप लगाने में लगता ही क्या है और इसमें बीजेपी के नेता तो पारंगत हैं, कोई भी झूठ बोल दो, बाद में लोग सच्चाई ढूंढते रहेंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी ढूंढ पाएंगे। आप सबको चाहिए कि न्यूज क्लिक की वेबसाइट को जरूर देखें, चेक करें और उनकी खबरों को ध्यान से देखें। आपको पता चलेगा कि न्यूज क्लिक में आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होती है। अब उससे किसी की बदनामी होती हो, किसी की पोल खुलती हो तो वो उनकी बीमारी हो सकती है। इसके बावजूद सवाल उठता है कि यदि न्यूज क्लिक देशद्रोही है तो फिर अब तक आपने किया क्या है। इन आरोपों पर खुद न्यूज क्लिक ने अपना पक्ष रखा है और लिखा है कि पिछले 12 घंटों में न्यूज क्लिक के खिलाफ कई झूठे और भ्रामक आरोप लगाए गए हैं जो उन मामलों से संबंधित हैं जो कि वर्तमान में भारत में अदालतों के समक्ष विचाराधीन है। हम कानूनी प्रक्रिया की शुचिता का सम्मान करते हैं और मीडिया ट्रायल में शामिल होने का हमारा कोई इरादा नहीं है। यानी कि न्यूज क्लिक ने साफ साफ कहा है कि मीडिया इस बात का फैसला नहीं करेगा और ना ही हम इस बहस में पढ़ना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। आगे लिखा गया है कि कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स और मीडिया के एक हिस्से द्वारा हमारे खिलाफ लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। इन आरोपों
आरोपों का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है। न्यूज क्लिक एक स्वतंत्र समाचार संस्था है और ऐसा कोई भी आरोप कि हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या अन्य हितों के मुखपत्र के रूप में कार्य करते हैं गलत और बेबुनियाद है। हम एक बार फिर भारतीय न्यायालयों में अपना विश्वास दोहराते हैं और आश्वस्त हैं कि न्यूज क्लिक भारतीय कानून के अनुसार कार्य करता है और करता रहेगा। विशेष रूप से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला न्यूज क्लिक के पक्ष में पाते हुए कंपनी के विभिन्न अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। इसके अलावा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशेष अधिनियम दिल्ली ने न्यूज क्लिक के खिलाफ आयकर अधिकारियों द्वारा दायर एक शिकायत को खारिज कर दिया है। उन्होंने इस शिकायत में कोई मेरिट नहीं पाई। सोच कर देखिए, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने ही प्रथम दृष्टया न्यूज क्लिक के पक्ष में मामला देखा और अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, इसके बावजूद यदि मुंह उठाकर आरोप लगाना ही है तो लगाते रहिए। वैसे भी अब आम जनमानस के मन में एक बात बैठने लगी है कि बीजेपी के नेता जिसे भी देश विरोधी, हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी, फलाने विरोधी कहें, असल में वह व्यक्ति जिम्मेदार होता है। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा होता है। खासकर पत्रकार या फिर वो मुखर लोग जो सच को सामने रखते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं, ये सब बीजेपी और बीजेपी के लोगों के नजर में देशद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। कल ही मुझे व्हाट्सएप पर किसी नासमझ नौजवान ने धमकी देते हुए लिखा कि धर्म विरोध मत करो वरना ठीक नहीं होगा। हमने पूछा कि धर्म का मतलब जानते हो, तो कहने लगा कि तुम जानते हो, बाकी तो आप जानते ही हैं। अंधभक्त किस तरीके का कुतर्क करता है। जब तर्क नहीं होंगे तो कुतर्क होगा। वहीं संसद के दोनों सदनों में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत के जनतंत्र के लिए यह काला दिन रहा है। दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने का बिल संसद में पास कर दिया गया। 1935 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, जिसमें चुनाव होते थे लेकिन सरकार के पास काम करने की शक्तियां नहीं होती थी। आज आजादी के 75 साल बाद मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली है। लोगों को वोट की कीमत नहीं बची है। राज्यसभा में इस बिल को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए मना लिया था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सदनों में बिल पास करा लिया है। आगे आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम इस मामले पर कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुनिए। फिलहाल इतना